एवरीवन। दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप हर दिन 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने लंग को अपने हार्ट को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हमारा हमारे देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है। इतनी कि सिर्फ इतना नहीं कि हमारा जो उत्पन्न है, जो हमारा जीडीपी है, वो 17 से 18% एग्रीकल्चर या कृषि से आता है। लेकिन 50% लोग, उनको रोजगार, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है इंडियन एग्रीकल्चर से। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं कि जिनको स्वयं रोजगार इनडायरेक्टली प्राप्त होता है इस एग्रीकल्चर की वजह से। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ, हमारे देश में, बाहर के सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे देश में एग्रीकल्चर या कृषि की जितना पोटेंशियल है, जितना उसका विकास होना चाहिए, जितनी उसकी तरक्की होनी चाहिए, उतनी हो नहीं रही। यानी कई सारी जगह पे तो 50 साल 100 साल पहले भी जैसे खेती होती थी वैसे ही आज हम लोग खेती कर रहे हैं और इसकी डेवलपमेंट ही नहीं हो रही है। तो इसका क्या कारण है? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण, एक वाक्य में अगर मैं बोलूं तो हमारे यहाँ जो कृषि का उत्पादन है, जो खेती से निकलता हुआ जो रिसोर्स है, उसके ऊपर प्रक्रिया केंद्र नहीं है, उसके ऊपर बनने वाली फैक्ट्रियां नहीं है। और ये फैक्ट्रियां नहीं, इसीलिए उसकी जो डिमांड है वो नहीं है। अगर मैं खेती करूं साल भर तो मुझे एक ये अच्छा मार्केट है, यहां मैं जाके बेचूं, ये न होने की वजह से किसान भी जो अपनी खेती चल रही वही चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग वहां प्रोसेसिंग यूनिट्स, कारखाने, ये फैक्ट्रियां लगाए, तो जो फैक्ट्रियां लगाए वो भी देखेगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल आए, कैसे वहां जो पर एकड़ जो उत्पादकता है वो बढ़े, कैसे मैं ज्यादा से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छे इनपुट्स वहां डालूं ताकि ज्यादा रॉ मटेरियल मिले, ज्यादा प्रोग्रेस हो और प्रोडक्टिविटी पूरी बढ़ने के बाद किसानों का भी एक अच्छी इनकम उनको मिले। आप भी देखोगे कि हमारे देश में जो भी कृषि के कोई भी क्षेत्र का अगर विकास हुआ है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रोसेसिंग सेंटर। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध निर्माण करने वाला देश है अपना। वो इसीलिए कि अमूल ने कही तो हर गांव में, हर जगह वो प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, कलेक्शन सेंटर्स वो लिए और वहां उसके बाद फिर प्रोसेसिंग सेंटर्स शुरू किए। तो इसलिए फिर किसानों को पता है कि आज मैं जितना भी दूध तैयार कर लूं तो मुझे यहाँ अपने गांव में ही जाके बेचना है। वैसे भी अगर आप आसाम में जाओगे, वहां चीनी, वहां चाय है, तो वहां कंपनियां हैं जो उसको पूरी तरह से लेती है, इसलिए उसकी जो टेक्नोलॉजी वो डेवलप हो रही है वो बेहतर एक कृषि या बेहतर वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो गई है। बाद में हम लोग देखें तो चीनी की फैक्ट्री अगर आप देखोगे तो पहले चीनी की फैक्ट्री लगती है और उसके बाद फिर चीनी का आजू बाजू जो गन्ने का है उसकी खेती होती है और इस तरह से ही हर क्षेत्र का विकास होता है। दोस्तों, अगर हमें हमारी अर्थव्यवस्था का ये जो सबसे अहम हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कृषि, हमारी खेती बाड़ी, अगर इसको आगे लेके जाना है, अगर इसका विकास करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर काम करना पड़ेगा वो है प्रोसेसिंग सेंटर, वो है उसके ऊपर चलने वाले कारखाने। और दोस्तों, ये जो एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट है वो बेसिकली वही काम करने वाला है। एमसीएल बायोफ्यूल स्टेट यानी क्या? तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है जो चलेगा हमारे कृषि से, हमारे खेतों से आने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर। इसलिए हर तहसील में हम लोग ये फैक्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत में ही सिर्फ हम लोग ये ईंधन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। हमारा एमसीएल का उद्देश्य है कि हम हर उस चीज के लिए फैक्ट्री लगाए जो चीज हमारे यहाँ, हमारे देश में बेहतर आ सकती है। हम हर उस चीज के लिए फैक्ट्री या प्रोसेसिंग सेंटर या प्रोक्योरमेंट सेंटर निकाले जिसको, जिस रॉ मटेरियल को हमारे किसान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो भविष्य में आप देखेंगे कि हम इसके साथ भी कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट, कई ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे कि जिसकी वजह से लोकल जो हमारी खेती है वो चल पाएगी, क्योंकि उनको अपने ही गांव में, अपने ही यहाँ जहां वो माल बेच सके ऐसा मार्केट उनको दिखेगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आज ये जो हम फैक्ट्रियां लगाएंगे, ये जो बायोफ्यूल स्टेट की शुरुआत करने वाले हैं, उसके प्रोडक्ट्स क्या होने वाले हैं। तो जो कोई प्रोडक्ट्स जो हम आज कल मार्केट में लाएंगे और बेचेंगे, तो कोई एक प्रोडक्ट नहीं, तो उसकी कैटेगरीज है, कैटेगरीज, और एक कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैटेगरी कौन सी है।
नंबर वन ईंधन। दोस्तों हम सभी तरह के ये क्लीन फ्यूल्स या बायोफ्यूल्स का निर्माण करने वाले हैं और ये ईंधन के अलग अलग प्रकार होने वाले हैं। घन रूप ईंधन, द्रव रूप ईंधन, वायु रूप ईंधन। ट्रांसपोर्टेशन के लिए चलने वाला ईंधन, कुकिंग के लिए चलने वाला ईंधन, इंडस्ट्री के लिए चलने वाला ईंधन और बिजली का तैयार करने वाला, बिजली के लिए होने वाला ईंधन। ऐसे कई सारे ईंधन के प्रकार हो सकते हैं, उसकी केमिकल कंपोजिशन या उसका उपयोग उसके ऊपर। ये सभी ईंधन को हम लोग आने वाले दिनों में तैयार करने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है फूड, अनाज। दोस्तों आज जो भी खेती हो रही है ना, वो कैंसर की खेती हो रही है, केमिकल फार्मिंग हो रही है। हमारा उद्देश्य है कि हमें पूरे तहसील में, सभी पूरे भारत को 100% ऑर्गेनिक करना है। हर गांव में, हर ग्राम पंचायत में एमसी विलेज प्रोजेक्ट के तहत हमें उसको 100% ऑर्गेनिक करना है। और ये ऑर्गेनिक खेती होने के बाद उससे जो कुछ माल आएगा, उससे कुछ उत्पादन बनेगा, कुछ ऐसे भी बेच सकते हैं, लेकिन बहुत जो उसका जो प्रोड्यूस होगा उसके ऊपर हम लोग प्रक्रिया करके उसके प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं और वो मार्केट में बेचने वाले हैं। यानी अगर हमने 100% ऑर्गेनिक गेहूं निर्माण किया, उसकी खेती की और 100% ऑर्गेनिक गेहूं, तो हम लोग 100% ऑर्गेनिक गेहूं नहीं बेचेंगे, तो गेहूं से आटा बनाएंगे, 100% ऑर्गेनिक आटा बेचेंगे। उस आटे से हम लोग ब्रेड बनाएंगे तो 100% ऑर्गेनिक ब्रेड करके मार्केट में बेचेंगे। उससे हम लोग 100% ऑर्गेनिक बिस्किट तैयार करेंगे और वो बिस्किट मार्केट में बेचेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक कैटेगरी होने वाली है। जैसे दूध की भी आप देखेंगे तो A1 मिल्क या बाकी सब चीजें हैं, वैसे हर कृषि उत्पादन के साथ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स उत्पादन तैयार हो सकते हैं जिसको हम आने वाले दिनों में बेचने वाले हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैटेगरी है वो है MCL इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। यानी आज आपने देखा कि हजारों लाखों करोड़ों साल से चलती आ रही जो हमारी इस पूरी पृथ्वी की, इस पूरी पर्यावरण की जो व्यवस्था है, उसको पूरी तरह से बर्बाद किया हम लोगों ने। ये जो पर्यावरण का संतुलन है, जिसपे लाखों करोड़ों जीव जंतु आराम से खुशी से रह रहे इतने करोड़ों सालों से, उसको बर्बाद किया है हमने पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की वजह से। पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स जिसमें आता है प्लास्टिक, जिसमें आता है रबर, जिसमें आते हैं पेंट्स, ये केमिकल्स, ये कॉस्मेटिक, सब कुछ उसमें आता है। और ऐसे नहीं कि उसके लिए हमें कुछ ज्यादा बहुत सोच विचार करना पड़ेगा, बहुत अन्वेषण करने पड़ेंगे, खोज करने पड़ेंगे। हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट्स है हमारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो प्रोडक्ट्स कई हजारों सालों से चलते आ रहे हैं और उससे हमारी धरती का कोई भी नुकसान नहीं होता। दोस्तों हम ऐसे सब प्रोडक्ट्स का निर्माण करने वाले हैं और वो उस कैटेगरी में हो जाके बेचने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, जो केमिकल्स भी इस पेट्रोकेमिकल से या क्रूड ऑयल से आते हैं। ये पूरे जो पेट्रोकेमिकल्स आपने देखे वो आते हैं क्रूड ऑयल से। जो क्रूड ऑयल जिसके लिए, जो हम ईंधन के लिए यूज करते हैं, इसके इस्तेमाल से हम लोग ये बाकी के पूरे ये पेट्रोकेमिकल्स लाते हैं। तो कई सारे केमिकल्स भी तैयार होते हैं। ये पूरे सारे केमिकल्स हम 100% रिप्लेस कर सकते हैं हमारे खेतों में आने वाले केमिकल्स के साथ, चाहे वो सॉल्वेंट हो, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, और न जाने कई, चाहे पेंट्स हो, बायो रबर हो, बायो प्लास्टिक है, ये सभी चीजें हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले। तो ये एक बड़ी कैटेगरी होने वाली है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है ईंधन, आज का टॉपिक है फ्यूल। तो जैसा मैंने कहा कि कई तरह के फ्यूल हो सकते हैं, जो उसके प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आज जिस फ्यूल के बारे में मैं बताने वाला हूं वो फ्यूल वो है कि जो आज हम अपने फैक्ट्री में आज तैयार करने वाले हैं। दोस्तों आरंभ है प्रचंड के अंतर्गत हमने भारत के 100 लोकेशन के ऊपर ये फैक्ट्री निर्माण का कार्य शुरू किया है और बहुत जबरदस्त आप सभी लोग काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये एक फैक्ट्री हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इस फैक्ट्री में जो ईंधन तैयार होगा उसकी हम लोग आज बात करेंगे और वो है बायोगैस। दोस्तों ये जो फैक्ट्री है ये चलेगी हमारे कृषि उत्पादन के ऊपर, और इसके लिए कृषि उत्पादन यानी रॉ मटेरियल क्या है, तो ये नेपियर ग्रास है। ये नेपियर ग्रास हम लोग फैक्ट्री में लेके जाके क्या तैयार करने वाले हैं, तो बायोगैस। बायोगैस यानी क्या, यानी बायोमास से बनी हुई गैस, यानी बायोगैस। वैसे और इस बायोगैस का अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो इसमें लगभग 60-65% मीथेन होता है, 35 से 40% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और बाद में हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ 1-1% से कम हो सकता है, कुछ वाटर वेपर हो सकते हैं।
दोस्तों ये पूरे बायोगैस में जो ईंधन करके काम करता है उसका नाम है मीथेन। ये मीथेन सबसे ज्यादा उस बायोगैस में रहता है, 60-65%। ये मीथेन जो कोई हमें ईंधन मिलता है उससे में सबसे अच्छा, सबसे बेहतर ऐसा ईंधन उसको कहते हैं। ये मीथेन है जिसको जो होता है हाइड्रोकार्बन। कोई भी ईंधन आप लीजिए दुनिया में, वो बनता है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन यानी क्या? हाइड्रोजन और कार्बन। आपने सुना होगा या मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी चीज वेस्ट नहीं है। आज जो भी वेस्ट आपको नजर आता है, जो भी कचरा आपको नजर आता है, उस सभी कचरे से आज हम लोग ईंधन बना सकते हैं। हम लोग हमेशा एमसीएल में कहते हैं कि हर कोई चीज आज जिसमें कार्बन है, कार्बन, उससे हम लोग हाइड्रोकार्बन यानी ईंधन बना सकते हैं। ईंधन यानी क्या? हाइड्रोकार्बन। हम लोग हर वो चीज से हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं आज जिसमें कार्बन है। वो गीला कचरा हो, वो सूखा कचरा हो, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, सब कुछ हो, जो भी चीज आज जल सकते हैं ना, उससे हम लोग हाइड्रोकार्बन ईंधन बना सकते हैं। सिर्फ 3 चीज है जिससे हम लोग ईंधन नहीं बना सकते, जिसमें कार्बन ही नहीं है। एक है मिट्टी, उसमें कार्बन नहीं है। दूसरी है सिलिका यानी कांच, जिसमें कार्बन नहीं है। और तीसरा ये सब धातु या मेटल्स। ये 3 छोड़ के दुनिया में जो कुछ चीज है ना, उससे ईंधन, उससे हाइड्रोकार्बन बनाया जा सकता है। और इस सभी हाइड्रोकार्बन में, ये जो सभी हाइड्रोकार्बन है, इससे ही बनते हैं अमीनो एसिड्स। ये सभी हाइड्रोकार्बन है, इससे ही बनते हैं प्रोटीन, और इससे बनते हैं सभी सजीव। तो हम सभी लोग आज जो बने हैं वो सभी बने हैं हाइड्रोकार्बन से। सभी कुछ, सभी बायोमास, सभी सजीव, सभी जीव, वो बनते हैं हाइड्रोकार्बन से। इसीलिए वो जब मृत हो जाते हैं उनसे बनता है ये ईंधन, हाइड्रोकार्बन। अभी इस सभी हाइड्रोकार्बन में अगर आप देखोगे तो सबसे बेहतर अगर ईंधन कोई है तो वो है मीथेन। मुझे मालूम है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, आपको शायद बहुत कंफ्यूजिंग होता होगा कि ये बहुत टेक्निकल है, ये बहुत रसायन शास्त्र है, केमिस्ट्री है, लेकिन हमें थोड़ा सा उसके बारे में जानना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, और ये थोड़ा सा समझना भी पड़ेगा। मीथेन जो है ये सबसे सिंपल, सबसे आसान, सबसे क्लियर ऐसा ईंधन है। इसमें 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन, इतना सिंपल वो ईंधन है। लेकिन बाकी के अगर आप ईंधन देखोगे, जैसे पेट्रोल का केमिकल फॉर्मूला है, तो पेट्रोल में आप देखोगे तो कितने कार्बन है? तो 5 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? तो 12 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन भी है। तो एक जरा डिफिकल्ट, क्लिष्ट ऐसा है। आप एलपीजी अपना जो गैस घर पे है उसका अगर आप देखोगे तो केमिकल फॉर्मूला, तो कितने सारे कार्बन है, कितने सारे हाइड्रोजन है, उसके अलग अलग बॉन्ड्स है। अगर आप डीजल देखोगे तो डीजल में 12 कार्बन है, हाइड्रोजन 23 है। दोस्तों क्या होता है, ये बाकी के जो ईंधन है ना, ये बहुत जटिल 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 ऐसे बने हुए हैं। तो ये जब उसको, इसमें हो सकता है कि ज्यादा एनर्जी हो, लेकिन ये जब जलते हैं तो उसके बाद बहुत, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये पूरी तरह से जलते ही नहीं। हमारी जो कोई सिस्टम है गाड़ियों की या बाकी जहाज हम लोग चलाते हैं, उसमें ये पूरी तरह से जलते नहीं, इसलिए भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। और दूसरी एक बात कि इसमें बहुत सारी मिलावट होती है। एक तो मिलावट प्रकृति से आती है, जो नीचे से आप लाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो होनी नहीं चाहिए। दूसरा एक बहुत बड़ा रैकेट है, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं कि जो इसमें ऐसा काम करता है, गंदा काम करते हैं, और जिसमें ये डीजल पेट्रोल में वो सब मिलावट देते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी पेट्रोल पंप में आज जाएंगे तो वहां एक बड़ी नीचे टंकी होती है, जैसे पानी की टंकी होती है ना हमारी बिल्डिंग के लिए, वैसे ही वहां जमीन के अंदर टंकी होती है पेट्रोल की और डीजल की। अगर उस टंकी में आप झांक के देखेंगे तो आप 3-4 फुट का वो सिर्फ कचरा होता है नीचे, वो पूरे इस डीजल पेट्रोल की टंकी में। तो इतना कचरा उसमें होता है, और ये कचरे वाला फ्यूल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा, एक तो वो कचरा पूरी तरह से वो फ्यूल बंद करने नहीं देता, और जितना भी हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा उसका प्रदूषण होता है। लेकिन मीथेन की अगर बात करोगे आप, मीथेन इतना सिंपल, इतना सहज ऐसा ईंधन है, इतना सिंपल है कि वो पूरी तरह से जलता है, और जब जलता है ना तो बहुत सारी ऊर्जा प्रदान करता है, और वो बहुत कम प्रदूषण देता है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो, या डीजल, अभी डीजल के बारे में अगर आप देखोगे तो डीजल जलाने के बाद तो बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा तो बहुत सारे उसके एलिमेंट्स तैयार होते हैं। पूरी तरह से डीजल जलता नहीं, इसलिए वो
बहुत सारा धुआं छोड़ता है, अदरवाइज भी वो बहुत ज्यादा प्रदूषण करता है कंपेयर टू सीएनजी। और डीजल की आज हमारे देश में अगर आप देखोगे कि डीजल की कार अगर 3-4 साल के बाद आप देखोगे तो उससे बहुत ज्यादा धुआं बाहर आता है। कार कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी की हो, लेकिन वो डीजल डीजल करने के बाद 3-4 साल के बाद आप देखोगे इंजन का आवाज, वो धुआं वुआ बहुत आता है। क्यों आता है? क्योंकि इस डीजल में ये जो कार्बन है ना, कार्बन जो पूरी तरह से जलता नहीं, वो उसमें चिपकता है वो इंजन में। और इसलिए बाद में कई साल, 3-4 साल के बाद वो फिर अब गैरेज वाला बोलता है 4-5 साल की इसकी ओवरऑलिंग करनी पड़ेगी। ओवरऑलिंग यानी क्या? वो हाथ से वो इंजन निकालते हैं और वो सब कार्बन कचरा साफ करते हैं। तो ये, लेकिन अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन पूरी तरह से क्लीन, स्वच्छ ऐसा ईंधन है क्योंकि वो पूरी तरह से जलता है। इसलिए कभी भी आप देखोगे कि मीथेन से बना हुआ जो हमारा सीएनजी है, कंप्रेस नेचुरल गैस, उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं लोग? इको फ्रेंडली, पर्यावरण का अनुकूल, स्वच्छ ईंधन, ऐसे ऐसे करके वो पूरे सीएनजी की मार्केटिंग होती है। हर जगह आप देखोगे तो सीएनजी ग्रीन ग्रीन नजर आता है। लेकिन दोस्तों, ये सीएनजी जो हम लोग आज मार्केट में लेते हैं, मार्केट से खरीदते हैं, कहां से आता है ये सीएनजी? तो ये सीएनजी भी आता है ये प्राकृतिक फोसाइल उससे। यानी ये सीएनजी भी जो हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये भी है खनिज। कितना भी हमें लगे कि बाकी के ईंधन से वो कम प्रदूषण करता है, लेकिन प्रदूषण करता है। उसको इस्तेमाल करने के बाद उससे वो सब जो प्रदूषण निकलना चाहिए, वो ग्लोबल वार्मिंग जो होनी चाहिए वो होती है, ग्रीन हाउस गैसेस आनी चाहिए वो आते ही है। ऐसा समझिए कि जैसे हम लोग नेपियर गैस से बायो गैस बनाते हैं ना, और फिर उससे फिर मीथेन निकालेंगे, वैसे ही वो गैस प्राकृतिक गैस करके नीचे जमीन के अंदर हमें मिलता है। वो भी सेम होता है अपना, जैसे बायोगैस, वो उसको बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक गैस। वहां होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता, अलग अलग गैसेस होती है। तो बस वो प्राकृतिक गैस निकाला और उससे फिर वो मीथेन निकाल के सीएनजी तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो बायोमीथेन है, जो मीथेन हम लोग तैयार करेंगे, वो पूरी तरह से हम अपने किसानों का जो रॉ मटेरियल है उससे तैयार करने वाले हैं। इसीलिए अगर आप देखोगे तो कि वो जो फोसाइल सीएनजी है जो अभी मार्केट में मिल रहा है, उसको आप इस्तेमाल करोगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होने ही वाली है। लेकिन हम जो सीएनजी तैयार करने वाले हैं, हमारा जो बायोमीथेन है, उससे जो सीएनजी तैयार होगा, उससे तो प्रदूषण तो होगा ही नहीं, क्योंकि जितना प्रदूषण हम लोग करेंगे वो पूरा हमारा जो नेपियर ग्रास जो बायोमास है वो उसको सोख लेता है। उसके अलावा जो बाकी भी कचरा है, जो कार्बन है हमारे एटमॉस्फेयर पे, उसको भी नेपियर ग्रास लेता है और वो कार्बन लेके उसको फर्टिलाइजर बनाता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, कार्बन निगेटिव है। तो ये पूरा काम जो भी हम लोग गाँव में सब काम करेंगे, ये सभी काम इससे होने वाले हैं। तो बायोमीथेन, तो देखते हैं कि ये जो बायोमीथेन जो हम लोगों ने बायोगैस से लिया है, जो बनाने वाले हैं, उसके क्या क्या एप्लीकेशन होंगे, क्या करेंगे हम लोग इसके साथ। नंबर 1, ये मिथेन ही है जिससे बनता है सीएनजी। नॉर्मल सीएनजी में 90% मिथेन होता है, वैसे ही हमारा जो बायोमीथेन है, उस बायोमीथेन के साथ हम लोग बनाएंगे बायो सीएनजी। उसको कंप्रेस्ड बायोगैस भी बोलते हैं, सीबीजी भी बोलते हैं। सतत पॉलिसी अगर आप देखोगे तो उसमें वो सीबीजी ऐसा वर्ड उन्होंने डाला है, लेकिन इसको बोलेंगे बायो सीएनजी। और ये सीएनजी हर उस जगह पे काम करेगा, कर सकता है, बेहतर करेगा जहां आज का सीएनजी काम कर रहा है। दोस्तों, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अगर व्हीकल्स की बात करें, वाहनों की बात करें, तो हर वाहन, यानी मैं टू व्हीलर से शुरुआत करता हूं। टू व्हीलर ये सिर्फ आपको जो दिख रही है वो मोपेड स्कूटर ही नहीं, तो टू व्हीलर, वो मोटरसाइकिल भी आज हम लोग पेट्रोल से सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। वो जो किट है, वो कहाँ लगानी क्या लगानी, वो पूरी तरह से कर सकते हैं। जो पेट्रोल अभी 100 के ऊपर है, वो सीएनजी पे कन्वर्ट करने के बाद एक तो कम में मिलेगा और बहुत ज्यादा माइलेज वो देती है, क्योंकि पूरी तरह से जलती है, हमने देखा। दोस्तों, इसके अलावा कोई भी आपकी 4 व्हीलर कार हो, पेट्रोल की हो, डीजल की हो, सभी कारें आज सीएनजी के ऊपर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी तरह की कार। आपने देखा होगा कि स्मॉल कार्स में सिर्फ पेट्रोल की गाड़ियां सीएनजी पे लोग कन्वर्ट करते हैं, डीजल की नहीं दिखती आप। इसका कारण यह है कि डीजल की जो कार है उसका एक खुद का अलग इग्निशन सिस्टम है। हीटर होता था ना पहले, तो हीटर बेस्ट, और यहाँ स्पार्क प्लग, ये थोड़ा सा पेट्रोल का अलग है। तो पेट्रोल को अगर हम लोग सीएनजी में कन्वर्ट करें तो खर्चा बहुत कम आता है,
और डीजल की कार को अगर हम लोग सीएनजी पे कन्वर्ट करें, स्मॉल कार को, तो खर्चा ज़्यादा आता है। लेकिन वही कार अगर बड़ी हो डीजल की, तो उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि बड़ी गाड़ी को ज़्यादा ईंधन लगता है, तो सीएनजी किफ़ायती हो सकता है। दोस्तों, यहाँ तक कि आपका हर कोई ट्रक, हर कोई टेम्पो आज का एग्जिस्टिंग हम लोग सीएनजी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के तारीख में आप देखोगे तो हर कंपनी जो आज ट्रक टेम्पो निर्माण निर्माण करती है, बनाती है, सभी कंपनियां कंपनी फिटेड सीएनजी करके आपको देगी। छोटा ट्रक हो, बड़ा ट्रक हो, सब कुछ, टेम्पो हो। लेकिन इसके अलावा आज हमारे गांव में जो भी आज ट्रक है जो डीजल पे चलते हैं ना, जो ट्रक है, जो छोटी छोटी गाड़ी जो भी है, उसको 100% हम लोग सीएनजी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने जो बसेस है, सभी जो इतने बड़े बड़े बसेस है, सभी जो आज गांव में अभी बाकी की जगह पे डीजल पे चल रही है, वो 100% हम हमारे सीएनजी पे चला सकते हैं। गवर्नमेंट ने तो ये रूल ही लाया है कि शहरों में, बड़े शहरों में जो सार्वजनिक उपक्रम है, जो गवर्नमेंट की गाड़ियां, जो बसेस है, उसको कंपलसरी सीएनजी पे कन्वर्ट करना है। लेकिन प्राइवेट भी हम लोग कर सकते हैं। बाकी के गांव में, हमारे तहसील में जब हम लोग ये काम करने वाले, हम सभी गाड़ियां सीएनजी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। टाटा ने एक स्पेशल ऐसे गाड़ियां बनाई जो सिर्फ बायोमिथेन पे वो चला है, ऐसा करके उन्होंने पुणे में और बेंगलोर में उन्होंने लॉन्च किया। इसके अलावा ट्रैक्टर, आज हमारे जो ट्रैक्टर है वो भी सीएनजी पे चलेंगे। और यही नहीं कि जो कंपनी से सीएनजी फिट होने ही चाहिए, ऐसी जरूरत नहीं। कुछ ही दिन पहले हमारे माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने, उन्होंने जो पुराना ट्रैक्टर है जो डीजल पे था, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया सीएनजी के ऊपर और उसको लॉन्च किया। तो दोस्तों, आपके यहाँ, आपके खेतों में, आपके गांव में कोई भी उपकरण है जो आज डीजल पेट्रोल से चलता है, केरोसिन से चलता है, वो सभी हम लोग सीएनजी पे कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे गांव में जो पंप है, वाटर पंप, वो भी, उसके लिए जो डीजल जनसेट आप लगाते हैं, उसको भी हम 100% हमने तैयार किए हुए ईंधन से चलाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे हमारे जो भारत देश है, उसके दोनों ही तट, पूर्व तट और पश्चिम तट के ऊपर बहुत सारे ऐसे गांव है, जिस गांव में जो गांव वाले लोग हैं वो 100% डिपेंड है हमारे इस मछुआरे इसके ऊपर, फिशरीज के ऊपर। और उनकी सभी जो छोटी छोटी होड़ियां है ना, उसको भी हम लोग 100% हमारे सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि इनकी एक सोसाइटीज होती थी गांव की, और वो सोसाइटी होती थी, और उसमें फिर वो गवर्नमेंट उनको डीजल के ऊपर सब्सिडी देती थी। फिर वो बेचारा दिन भर मेहनत करके सब काम करते थे। लेकिन अभी हमें पता है कि अभी डीजल का रेट कितना हाई हो गया है। हमें पता है कि अभी सब्सिडी नहीं रही। हमें पता है कि कितनी मेहनत के साथ ये लोग काम करते, तो ये सभी 100% सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, हमारे सीएनजी के ऊपर। और इतना ही नहीं, ये जो बड़े जहाज आपको नजर आते हैं ना, ये भी चलते हैं सीएनजी के ऊपर। लेकिन सीएनजी एक बहुत अच्छा तरीका है कि बहुत ज्यादा सीएनजी हम लोग छोटे से एरिया में उसको रख सकते हैं। वो कैसे? तो वो सीएनजी को कन्वर्ट करते हैं एलएनजी में, यानी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको हम लोग बोलते हैं, जो सीएनजी है, उसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी उसको द्रव रूप, उसको रूपांतर करके उसको बहुत कम समय पे रहता है, कम जगह में वो रहता है, बहुत ज्यादा से जगह। क्योंकि ये जो ऐसे बड़े बड़े जहाज है, उनको तो हजारों किलोमीटर जाना है, तो उनको तो बहुत फ्यूल लगता है। लेकिन ये फ्यूल फिर रखें कैसे? तो ये पूरा जो सीएनजी, वो अगर हम लोग लिक्विफाई करें, उसको द्रव रूप बनाए, तो बहुत कम समय में रहता है, कम जगह पे रहता है, क्योंकि उसका जो आकारमान है वो 600 गुना कम होता है। तो दोस्तों, ये सभी जहाज है, ये सभी बड़ी बड़ी चीजें हम आज सीएनजी पे ऊपर, हमारे एलएनजी के ऊपर चला सकते हैं। ये पूरे जो बड़ी बड़ी जहाज आपको नजर आती है, ये एलएनजी टर्मिनल्स है बहुत जगह पे जो करने वाले हैं। आने वाले दिनों में आप सभी लोग, हम सभी लोग, हमारे सभी जगहों में ये सीएनजी से एलएनजी भी बनाने वाले हैं। कैसे बनाएंगे, क्या होगा, वो बाद में हम लोग सीखेंगे, आज का वो टॉपिक नहीं। लेकिन आप सभी लोग थोड़े दिन के बाद ही एलएनजी के बारे में भी जानोगे। यहाँ तक कि हमें जो सीएनजी हम लोग इंपोर्ट करते हैं, हम लोग बाहर से जो गैस मंगाते हैं, प्राकृतिक गैस, वो बेसिकली एलएनजी फॉर्म में ही मंगाते हैं। वो एलएनजी से मंगाते हैं और बाद में फिर से उसको वो वायु रूप करके सीएनजी बनाते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि अभी जो गैस हम लोग ले रहे हैं, वो ईरान से ले रहे हैं। ईरान पाकिस्तान के बहुत आगे वो देश, वहां से पाइपलाइन आती है जो हमें ये एलएनजी देती है।
तो दोस्तों हमारा चलिए मिलके आज संकल्प करते हैं कि हर तहसील में हम लोग ये जब काम करेंगे तो हर तहसील को इस ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल में, इस सीएनजी में हम लोग 100% आत्मनिर्भर करेंगे, 100% सेल्फ सफिशिएंट करेंगे। हर वो गाड़ी आज जो हमारे तहसील में है, जो इस बाहर से हम लोगों ने जो लाया है पेट्रोल डीजल और जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग करके, उसको 100% रिप्लेस करेंगे हमारे किसानों ने तैयार किए हुए सीएनजी के साथ। और एक अच्छी बात, हर स्टेट में स्टेट ट्रांसपोर्ट है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में, अभी ये चारों स्टेट में हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। और ये स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां है ना, ये सिर्फ लोगों के लिए काम करती है, पैसे के लिए काम नहीं करती। एक छोटे से गांव में जाएगी, 2-4 लोग रहेंगे, फिर भी जाती है गाड़ी। प्राइवेट वाले क्या करते हैं, प्राइवेट वाले पहले अपना मुनाफा देखेंगे मुझे परवड़ता है क्या, मुझे जमेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो गरीबों की सेवा करने के लिए होते हैं ये स्टेट ट्रांसपोर्ट। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे डीजल के भाव बढ़े तो ये सब घाटे में चल रहा है। चलो मिलकर ऐसा संकल्प करते हैं कि ये पूरे, जब हम लोग हमारी फैक्ट्रियां लगाएंगे, हमारे सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट को हम अपने अपने तरह से प्रपोजल देंगे कि ये सभी गाड़ियां हमें सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, हमारे किसानों ने तैयार किए हुए सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेंगे। और हर तहसील में तो हमारे पंप और बाकी जगह जगह पे रहने वाले, तो एक बार गाड़ी निकली एक शहर से तो कहीं भी जाने दीजिए, हमारे लोग तो रहेंगे उसको सीएनजी देने के लिए। चलिए, दूसरा जो एप्लीकेशन है इस बायोमीथेन का, वो है कुकिंग। दोस्तों हमारे देश के कई सारे ऐसे शहर हैं जहां ऑलरेडी अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है कि जहां घर पे जो एलपीजी होता है उसको रिप्लेस करके मीथेन गैस, प्राकृतिक नेचुरल जो गैस है वो पहुंचता है, और उसको बोलते हैं पीएनजी, यानी पाइप्ड नेचुरल गैस। पाइप से जाता है, जैसे पानी का पाइप होता है ना हमारे, वैसे ही गैस का वो पाइप आता है, आपके रसोई तक आता है। और वो एक बार वो पाइप आ गए वहां, तो उसके बाद फिर ऐसी जो रबड़ की नली होती है जो आप एलपीजी सिलेंडर को लगाते हैं, वैसी एक नली होती है जो उस पाइप से आपके चूल्हे को जोड़ती है। ऐसे ऑलरेडी बहुत सारे शहरों में हो चुका है, चल रहा है, और इस जगह वो मीथेन गैस उसको रिप्लेस कर रहा है। दोस्तों हम लोग भी वैसा करें, हम लोग भी हमारा जो मीथेन है उसको, हम तो इतनी पाइपलाइन कर नहीं सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट कर सकते, हम लोग नहीं कर सकते, जो है उसको बहुत परमिशन जगह भी का बहुत कुछ है। तो हम सिलेंडर बना सकते हैं 5 किलो 10 किलो जैसे हो सके। अभी जैसे पहाड़ी इलाके है वहां तो छोटे छोटे सिलेंडर भी बना सकते हैं और लोगों को दे सकते हैं। यहाँ तक कि सभी जो होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, आज वहाँ होटल्स रेस्टोरेंट में भी ऐसी जगह पे वो गैस जा रही है, सिलेंडर नहीं इस्तेमाल करते, वो गैस इस्तेमाल करते हैं और ऐसे गैस इस्तेमाल करते हैं। हम लोग भी कर सकते हैं, हमारे भी गांव में, हमारे भी तहसील में, जहां जहां अभी होटल्स है, जहां जहां आपने देखो कि सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पे हम अपने फैक्ट्री में तैयार किया हुआ ये बायोमीथेन, ये जो गैस है वो दे सकते हैं। और ये 100% एलपीजी को रिप्लेस करता है, 100% अच्छा चूल्हा ये जलाता है। आप ऐसा भी सोचोगे कि लेकिन क्या होगा जहाँ बड़ी बस्ती हो या बहुत बड़ा ऐसा बिल्डिंग हो जहाँ हमको देनी है गैस, क्या करेंगे फिर? तो दोस्तों सिंपल है, अगर कोई ऐसी बिल्डिंग है हमारे गांव में, हमारे तहसील में, तो ये जो पूरा जो बक्सा है जिसमें 25-50 सिलेंडर रह सकते हैं, वहां उसको रखेंगे और उससे फिर कनेक्शन देंगे। अगर कोई बस्ती है, गांव की बस्ती हो सकती है, स्लम हो सकता है, गांव वाले हो सकते हैं, तो उसके बीचों बीच ऐसा रख सकते हैं और बाकी सभी को वो पाइप दे सकते हैं। तो ये काम हम लोग करेंगे। ये आज का स्टेटस है। आज भी ये कुकिंग गैस के लिए 1-1 किलोमीटर लाइन लगती है। हम जब शहर में रहते तो हमको ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन ये एक्चुअली ऐसी परिस्थिति है गांव गांव में, बाहर की जगह में। इतना ही नहीं, क्या आपको सुन के ताजुब होगा, ये जो मुंबई है ना, मुंबई को लग के जितने भी 3 जिले हैं वो सभी जिले आदिवासी है। क्या आपको पता है? मुंबई को लेकर ठाणे वो आदिवासी है, रायगढ़ आदिवासी है, बाजू में पालघर आदिवासी है। मैंने बचपन से मैं इनको देखता आ रहा हूँ कि बचपन से यहाँ जाते आते समय मैंने देखा कि बहुत सारी औरतें ऐसे अपने ऊपर सर के ऊपर ये लकड़ियाँ लेके जाती। मैं हमेशा ये सोचते कि बेचते किधर होंगे, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि जाके कहीं तो बेच रहे होंगे ना, बेचने के लिए तो लेके जाते। लेकिन आज भी, अभी तो सब कुछ पता है, लेकिन आज भी ये लोग ऐसा करके घर का चूल्हा चलाने के लिए ये कर रहे हैं, और ये एक्चुअल परिस्थिति है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलिए ऐसा काम करते हैं मिलके कि कोई भी घर हो अपने तहसील में, अपने गांव में, तो
तो ऐसा किसी को करने की ज़रूरत ना पड़े, हम अपना गैस बना के उनको देंगे। तीसरा, थर्मल एप्लीकेशन। दोस्तों अपने यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाज है, कुछ कुछ ऐसी फैक्ट्री की जिनके यहाँ बहुत बड़े बड़े ऐसे मशीन्स है। अभी इस मशीन्स को जलाने के लिए उनको ना बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है, बहुत बड़ा पावर लगती है। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है, तो इसके लिए भी वो फोसाइल, ये जो खनिज ईंधन है उसका इस्तेमाल करते हैं। एलडीओ, एफओ, फर्नेस ऑयल, लाइट डीजल ऑयल, डीजल, इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें वो ज़्यादा ऊर्जा होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये फर्नेस ऑयल और एलडीओ पूरी तरह से जलते नहीं। तो जब इसका इस्तेमाल करते हैं ये फैक्ट्री वाले, तो बहुत बड़ा प्रदूषण होता है। इतना प्रदूषण कि आप सोचो ना, क्योंकि बाकी उनको किफायत से नहीं होता, वो परवड़ेगा नहीं उनको, तो इसके लिए वो करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो फ्यूल हम लोग, हमारा बायोमीथेन जो तैयार करेंगे उसके ऊपर ये सभी मशीन चल सकती है। हम 100% ये एफओ, फर्नेस ऑयल, एलडीओ को, डीजल को 100% रिप्लेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कर सकते हैं, हो रहा है। जो भी बातें मैं कह रहा हूँ ये हो रहा है, ये एक्चुअल हो रहा है कि जहां मुंबई के नजदीक, अहमदाबाद के नजदीक जो कुछ फैक्ट्रियाज है उस पर आज वो मिथेन गैस जा रहे हैं और वो ऊर्जा प्रदान कर रहा है। वैसे हमें करना है। हमें हमारे तहसील के, जो हमारे गांव के जो छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी उद्योजक है, जो भी फैक्ट्रियां है, जहां ऊर्जा तो सभी जगह लगती है, तो हर जगह हम अपना बायोमीथेन दे सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम लोग उनके गले में डालेंगे क्या, करो 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 पृथ्वी को बचाओ, ऐसा वैसा, वैसे नहीं करेंगे ये लोग। ये तब तक नहीं करेंगे जब तक उनको वो किफायत शेयर नहीं होता। दोस्तों जैसे सीएनजी आदमी कब करेगा, जब उसको पता चलेगा कि मैं आज जितना खर्चा करूं वो आराम से निकल जाएगा और मुझे मुझे बहुत फायदा होगा, क्योंकि सीएनजी पे बहुत ज्यादा गाड़ी चलेगी मेरी। तब जाके अपनी गाड़ी कोई भी सीएनजी के ऊपर कन्वर्ट करेगा। वैसे ही है, इंडस्ट्री को हम ऐसे प्रपोजल देंगे कि कैसे उनके दो पैसे भी बचेंगे, ये हमारा ईंधन इस्तेमाल करने के बाद उनका प्रदूषण भी कम होगा, और वो राजी खुशी बल्कि आगे आके ये सब काम करेंगे। चौथा जो एप्लीकेशन है बायोमीथेन का, वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। दोस्तों कोई भी जनरेटर हो, कोई भी कितना भी छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी जो डीजल के ऊपर चलता है, वो हर जनरेटर हम हमारे गैस के ऊपर चला सकते हैं। जो आज डीजल पे चलता है ना, उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे गैस के ऊपर, और उससे बिजली का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस हमारे गैस के ऊपर बहुत बड़े बड़े जनरेटर भी चला सकते हैं हम लोग। पूरे गांव को, पूरे ग्राम पंचायत को हम 100% हमारी बिजली पे स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूं क्या परिस्थिति चल रही है। विशाखापट्टनम के बाजू में ये ऐसे 236 छोटे छोटे गांव है, आदिवासी गांव है, पहाड़ों पे रहते हैं। भारत सरकार, वो लोकल सरकार ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कॉन्ट्रैक्टर को कि जाओ इस 236 गांव को आप इलेक्ट्रिसिटी का वो सब काम करो और उनको दे दो, बिजली दे दो। इन गांव वालों ने, हमारे गांव वालों ने, आदिवासी और बाकी सभी ने, उनके इतने बड़े बड़े पोल 10-10 किलोमीटर वो पहाड़ के ऊपर लेके गए। सब लोग 200 पोल लगाए, 200। जो काम उसको करना था ये सभी लोगों ने मिलकर किया। उसके बाद 6 महीने हो गए, उसने तो दिए नहीं। 6 महीने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है कि हर घर को 2,000 रुपए देने। आप 2,000 रुपए दो, मैं आपको बिजली का कनेक्शन दूंगा। उसके बाद फिर जाके ये लोग, अभी ये जो देख रहे हैं ना, ये वो आंदोलन कर रहे हैं कि प्लीज हमको आज बिजली दो। तो ऐसी परिस्थिति हमारी, यानी इतना कुछ भगवान ने, इतना कुछ कुदरत ने दिया है, और हमारे यहाँ बेसिक चीजें नहीं कर सकते हम लोग। तो दोस्तों हम आराम से कर सकते हैं। आराम, हमारा हर गांव हम लोग अपने अपने ईंधन के ऊपर स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं बाकी कुछ मेहरबानी करने की। दोस्तों संकल्प करते हैं। ये एमवीपी बहुत क्रुशियल प्रोजेक्ट है। हर ग्राम पंचायत के ऊपर ये जो एमवीपी रहेगा ना, एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट, हर गांव को हमें स्वयं प्रकाशित करना है, हमारी बिजली के ऊपर चलाना है, और मिलके हर गांव को सुजलाम सुफलाम करना है। ये हम लोग मिलके आज संकल्प करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा कि हमारे यहाँ इस ईंधन के बारे में क्या सच्चाई चल रही है। अभी जून 2020 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है, डिक्लेयर हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है, बीपी कंपनी ने दिया है, ग्लोबल रिपोर्ट की, जिसमें पिछले 10 सालों में हमारा जो तेल का कंजम्पशन है वो 60% बढ़ा है। 2009 में जितना हम लोग तेल इस्तेमाल करते थे, क्रूड ऑयल, बहुत बढ़ चुका है। 3.2
मिलियन बैरल पर डे था, वो अभी 5.2 मिलियन बैरल इतना हो चुका है। और हमारे घर का जो हम लोग जितना भी ऑयल तैयार करते थे ना, ओएनजीसी और बाकी कुछ, वो एकदम कम हो चुका है। तो मैं एक सिंपल से आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूँ, आपको पता चलेगा कि क्या परिस्थिति है। आज कितना तेल लगता है हमको, कितना क्रूड ऑयल लगता है, तो 5.27 मिलियन बैरल, इसका मतलब 52.7 लाख बैरल पर डे, पर डे। अभी बैरल बैरल आपको समझेगा नहीं, मुझे भी नहीं समझता था। सिंपल इसको करते एकदम सिंपल। कितना लीटर तेल लगता है हर दिन, तो 8,379.3, यानी लगभग 8,380 लाख लीटर पर डे इतना तेल लगता है। आज इतना तेल आज हम लोग इस्तेमाल करें, पिछले साल का फिगर है, ये तो अभी आज साल इस साल बढ़ेगा, और ये भी कम है वैसे देखा जाए तो पर प्रति व्यक्ति। तो अगर हमें तेल में स्वयं पूर्ण होना है, और हम हर तहसील में हमें 1 लाख किलो सीएनजी बनाना है कम से कम, और 5,500 तहसील है हमारे पास, तो 5,500 तहसील में हम लोग एक लाख किलो सीएनजी भी बनाए। जो ऐसा समझते हैं कि 1 किलो सीएनजी और 1 किलो तेल बराबर है, ऐसा समझते हैं, तो भी हम लोग कितना बनाएंगे, 5,500 लाख किलो सीएनजी, और लगता कितना है, 8,380, यानी आपके तहसील में कम से कम 150 टन, 1.5 लाख किलो सीएनजी दिन का बनना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ ऑयल में कर सकते हैं, ऑयल में हमारा हो सकता है कुछ। दूसरी गैस, ये जो गैस ईरान यहां से वहां से लाते हैं, कितनी गैस लगती है हमको, 1,635 लाख किलो पर डे जो गैस लगती है ना, वो गैस को भी अगर हमें गैस में स्वयं, और मैं कहता हूं कि ये जो कंजम्पशन है ना, ये जो आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, एक साल पहले की फिगर है, जो इस्तेमाल वो कम है बहुत, पूरी दुनिया में प्रति व्यक्ति जो कंजम्पशन है हमारी बहुत कम है, फिर भी जितनी है ना वो अभी घर में बनाने के लिए हर तहसील में आपके 50 टन, यानी 50,000 किलो गैस तो बनानी पड़ेगी अलग से, तब जाके हम लोग गैस में सेल्फ सफिशिएंट होंगे, जितना भी लगते हैं उतना घर में बनाएंगे। तो वो 150 टन और ये 50 टन। उसके अलावा अगर आप बिजली की बात करोगे, बिजली आपको पता है 75% से भी ज्यादा बिजली आज हम भारत, 75% से ज्यादा बिजली ये कोयले से बनाते हैं, कोयला और प्राकृतिक गैस, सबसे ज्यादा कोयला, और सिर्फ 25% है ना वो सब रिन्यूएबल सब मिला के, न्यूक्लियर हाइड्रो सब कुछ मिला के 25% है। और क्या आपको पता है कितना कोयला लगता है, कितना कोयला हम लोग जलाते हैं, 455। अभी कोयला हमेशा उसकी जो गिनती होती है ना, वो गिनती कभी किलो में और टन में नहीं होती, वो कोयले की जितनी ऊर्जा है उतने पाने के लिए कितना तेल लगेगा, वो तेल के इसमें होती है उसकी गिनती। तो कितना लगता है हमको कोयला, तो 455 टन ऑयल इक्विवेलेंट, वो TOE जो है वो टन ऑयल इक्विवेलेंट इतना है, तो 455 मिलियन टन ऑयल इक्विवेलेंट इतना लगता है। सिंपल आपको समझने के लिए मैं बोलता हूं, हमको समझने के लिए कि कितना तेल उसके लिए चाहिए, तो हर दिन 12,600 लाख किलो तेल हर दिन लगेगा, तब जाके अभी जो बिजली तैयार कर रहे हैं ना वो कर सकते हैं हम लोग। तो आपके यहाँ जो फैक्ट्रियां है ना उसमें से और 200 टन ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके हम लोग बिजली में जो भी कर रहे हैं ना उसको घर पे कर सकते हैं। इतना कोयला आज हमको लगता है। इसके अलावा अभी इतनी ज्यादा हमारी जो जरूरत है उसको करने के लिए भी सब लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट 40 अलग अलग जगह पे नए कोयले के क्षेत्र को विकसित करे, विकसित है ना, बड़े बड़े खदानें तैयार की, इतनी बड़े खदानें होती है कि पूरे शहर उसमें आ जाएंगे, इतनी बड़े खदानें होते हैं, 40 जगह पे वो करने वाली है। और दोस्तों ये 40 जगह ऐसी है कि जहां इतने घने जंगल है, जो दुनिया के नक्शे में भी बहुत घने जंगल है। तो हमारे ये जो आप चित्र दिख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में एक ही जगह पे एक ही कॉइल, जैसे 40 जगह पे करना है ना गवर्नमेंट को, एक जगह पे 4,20,000 एकड़, इतने इतना पूरे जंगल के ऊपर ये काम करना है। तो सोचिए दोस्तों ये कितना, ये एक तरफ भूटान जैसे काम कर रहा है वैसे हमको कुछ करना पड़ेगा। तो हमें अभी क्या करना है, हमें इस किसी भी कंट्रोवर्सी में वगैरह कुछ नहीं पड़ना, हमें सिर्फ अभी क्या करना है, तो सिर्फ अपने ये 100 प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना है।
क्योंकि बहुत जरूरी है। ये कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको कोई नहीं, हमें सिर्फ बताना है दुनिया को, हमारे देश को, कि एक्चुअली क्या सही है, क्या सही रास्ता है। 100% आप अभी ये जो हमारे पहले फेज के पहले 100 प्रोजेक्ट है, प्लीज आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कीजिए। आज मैं स्पेशली मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा, हमारे चंद्रपुर के मूल, हमारे राजस्थान के तहसील, हमारे महाराष्ट्र के मुखेड़, और कली जिनका हुआ जालना के परतूर, ये सभी तहसील ने इतना जबरदस्त काम किया है कि उन्होंने सभी फोकस करके अपने अपने प्रोजेक्ट्स का काम अभी उन्होंने चालू किया है। तो वैसे ही आप हमें ये 100 प्रोजेक्ट के ऊपर पहले फोकस करना है। कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, 1 लाख होगा कि नहीं, वो कुछ देखने का नहीं। अभी कल ही हमारे जो एक सीनियर बीडीए है दातिर साहब, उनको कोई एक बहुत बड़ा टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि एक तहसील में 1 लाख किलो सीएनजी कितना जबर, कितना बड़ा है, कैसे कर पाएंगे आप। जब वो ईरान लाखों करोड़ों केजी किलो गैस हजारों किलोमीटर से हमको यहाँ लाके दे सकता है, तो हम अपने गांव में कर सकते हैं कि नहीं। 1500-1800 हेक्टर जमीन हमें लानी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम लोग करेंगे कि नहीं। कुछ हमें टाइम ही नहीं है किसी के साथ कोई भी आर्गुमेंट करने की, हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे काम के ऊपर। दोस्तों बहुत दिन हो गए, हम लोग अभी शांत बैठे। हम लोग शेर इसलिए नहीं कि हमारा राष्ट्रीय प्राणी है कि वो अच्छा है, शेर इसलिए हमारा राष्ट्रीय प्राणी कि हर गांव में यहाँ शेर बसते हैं, हर आदमी में, हर इंसान में यहाँ शेर है। लेकिन अभी हमें वो काम करके दिखाना है, हमें अपने अपने तहसील में वो काम करके दिखाना है और बताना है कि क्या सही है, क्या गलत है, और कैसे हम लोग ये पूरे वसुंधरा, पूरा हमारा जो पर्यावरण है और धरती माँ की रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों सिर्फ आप अपने अपने काम के ऊपर भरोसा, आप फोकस कीजिए। बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट्स को लगाना है और पूरी दुनिया को बताना है कि सस्टेनेबिलिटी का रास्ता कहाँ है, और पूरी दुनिया का नेतृत्व आने वाले दिनों में भारत ही करने वाला, ये हमको प्रूव करना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।